अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं और ये एमएसटी सीटी के लिए एक रिवीजन कोर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स। आज हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एमएसटी सीटी में पूछे गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले ना इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलेज हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए जी, सर्कुलर मोशन में सबसे पहली चीज़ जो हमको समझना है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करते वक्त वो सर्कल पर जितना एंगल कवर करेगा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसको हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। उसके बाद कंसेप्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी का, उसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या सिंपली आप उसको थीटा बाई टी भी लिख सकते हैं जब आपका इनिशियल एंगल जीरो हो। उसी तरह एक और वेलोसिटी होती है जिसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। क्या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन है? तो जी है, वो रिलेशन है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। यहाँ r के माने उस सर्कल का रेडियस है जिस पर सर्कुलर मोशन हो रहा। ये काफ़ी अहम फॉर्मूला है। उसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है उसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन होता है। लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या बनेगा? r इंटू अल्फा बनेगा। जैसे यहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी वैसे यहाँ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। v लीनियर वेलोसिटी थी, a लीनियर एक्सेलरेशन था और ये r तो रेडियस है। अगर हम इसके पीछे आए तो हम लिख सकते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और बात याद रखें, इसका अगर वेक्टर फॉर्म आपको पूछ लेता है तो आप लिखेंगे v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार। इसका वेक्टर फॉर्म ओमेगा बार क्रॉस आर बार होता है। आर बार क्रॉस ओमेगा बार नहीं लिखा जा सकता। अगर आप वैसे लिखेंगे तो आपको यहाँ निगेटिव साइन ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म ए बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार लिखना पड़ेगा। उसी तरह एस बार इज इक्वल टू थीटा बार क्रॉस आर बार लिखना पड़ेगा। तो ये तो हुए वेक्टर फॉर्म के साथ आने वाले फॉर्मूले। अच्छा, अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसके कुछ और भी फॉर्मूले बनते हैं। अगर मान लीजिए एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा? 2 पाई के बराबर। और कितना टाइम कवर होगा? टाइम पीरियड के बराबर। तो इसका दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, और 1 बाय कैपिटल टी फ्रीक्वेंसी होती है तो इसका एक और फॉर्मूला बनेगा 2 पाई एन। तो ये डिस्कशन हुआ कि क्या रिलेशन बनेगा v और ओमेगा में। उसके बाद हम एक एक्सेलरेशन देखेंगे जिस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? देखें जी, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होंगी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होंगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सर्कुलर मोशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, या तो आप इसको r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसी तरह इस ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई एन, तो ये बन जाएगा 2 पाई एन का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये एन स्क्वायर आर। उसी तरह आप ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हैं, तो ये आर एज इट इज रहेगा। यहाँ लिखा गया 2 पाई बाय कैपिटल टी का होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। ये भी फॉर्मूला आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। उसी तरह एक और एक्सेलरेशन होता है जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ उस सर्कुलर मोशन में आएगा जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। ध्यान में रखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं आता, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? जो ये फॉर्मूला हमने देखा, यही फॉर्मूले को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो डी ओमेगा बाई डी टी लिख लो, या आप उसको डी वी डिवाइड बाई डी टी लिख लो। इस फॉर्मूले से भी आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। ओके, जिस तरह ये लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ और ये एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, तो ये फॉर्मूले हैं। अगर हम इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास एक और नया कंसेप्ट आएगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं। मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेता हूँ। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर।
ये फॉर्मूला बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, या दूसरा लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आप इजीली इसको ओमेगा को टाइम पीरियड में और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी का एक दूसरा जोड़ीदार आता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना ये सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। जब आप बॉडी को बगैर फोर्स के मूव होता हुआ देखें, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट आएगा। ये कंसेप्ट ऐसा है, ये बताता है कि हमारे पार्टिकल पर एक और फोर्स भी ऐड हो रही होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका ऑपोजिट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, सो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों एक ही लाइन पर होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन उनका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमको बैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले अगर हम देखें कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है जिसके ऊपर कोई बैंकिंग नहीं की गई, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पर कोई बैंकिंग नहीं की गई, वहां पर व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी पॉसिबल है। मैक्सिमम स्पीड फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, आप ध्यान में रखिए, अगर आप यहाँ पर बैंकिंग कंसीडर नहीं करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा v इज इक्वल टू म्यू आर जी। यहाँ म्यू के माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बैंक्ड रोड की, जिसपे अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर ही ना करें, तो बैंक्ड रोड के ऊपर जो वेलोसिटी बनती है, बैंक्ड रोड के ऊपर जो वेलोसिटी बनती है, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। मतलब ये आपका रोड का सरफेस होगा, यहाँ आपकी व्हीकल मूव कर रही होंगी, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये थीटा को एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाता है, ये थीटा को एंगल ऑफ बैंकिंग कहा जाएगा। तो ये तो हुआ बैंकिंग एंगल के लिए। इसको हम सेफ स्पीड के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी होता क्या है, कभी होता ये है कि हमारे सरफेस पर हमको फ्रिक्शन भी दिया होता और बैंकिंग भी दी होती। वहाँ के केस में दो अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनेगा मैक्सिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला, कि अगर आप मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं बैंक्ड रोड के ऊपर, तो ध्यान दीजिए मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख लेता हूं। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला अगर आप बैंकिंग भी कंसीडर कर रहे हैं और साथ ही आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अंडर द ब्रैकेट ऑफ म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इस फॉर्मूले को याद करना बड़ा आसान है। देखो हमने फॉर्मूला v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा तो याद कर ही लिया था। अगर आप मैक्सिमम स्पीड चाहते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्लस टर्म आना चाहिए क्योंकि वैल्यू बड़ी होगी। और अगर आप इसके बरक्स अगर आप मिनिमम स्पीड पता करना चाहते हैं, अगर आप बात करते हैं कि बैंक्ड रोड है और उसके ऊपर कम से कम कितनी स्पीड से आप मूव करेंगे तो आपका कर्व आसानी के साथ सक्सेसफुली कवर हो जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम स्पीड हुई, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो, और कम से कम के लिए इसी का बिल्कुल रेप्लिका है। तो मिनिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला बनेगा v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अंडर द ब्रैकेट ऑफ टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। देखिए जी सिंपल बात है, अगर आप मिनिमम स्पीड निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला टर्म छोटा होना चाहिए, इसलिए ऊपर माइनस लिखा गया, और अगर आप मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, इसलिए प्लस लिखा गया। और इससे पहले तो मैंने आपको पीछे ये फॉर्मूला यहाँ दे दिया था कि अगर आप बैंक रोड के ऊपर है सेफ स्पीड निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा से उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम आगे बढ़ें, इसके बाद कंसेप्ट आता है कोनिकल पेंडुलम का। तो कोनिकल पेंडुलम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम के हैं। तो टाइम पीरियड कोनिकल पेंडुलम के, तो कोनिकल पेंडुलम तो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो सर्कुलर मोशन करते वक्त वो हॉरिजॉन्टल सर्कल जो बनाएगा, तो उस हॉरिजॉन्टल सर्कल का टाइम पीरियड कितना होगा, उस टाइम पीरियड का मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूँ। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर हम मान लें कि ये रिजिड सपोर्ट है या ऐसा हमारा पेंडुलम बन रहा है, यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये वाली लेंथ, और ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा होता है इसको हम थीटा कहते हैं। ये वेरिएबल्स आपके जहन में होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तरफ। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ख्याल रहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं। मतलब बोलने का ये है कि अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि हमारा मोशन मिनिमम एफर्ट के साथ है, कम से कम एफर्ट के साथ है, तो टॉप पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी बनेगी वो होंगी कम से कम वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होना चाहिए। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कम से कम अंडर रूट 3 आर जी होना चाहिए, और बॉटम पोजीशन पर कम से कम वेलोसिटी अंडर रूट 5 आर जी होना चाहिए। ये वैल्यू है मिनिमम वेलोसिटी की। इससे कम वेलोसिटी अगर हो
तो वर्टिकल सर्कल नहीं हो सकता, पार्टिकल बीच में से ही कहीं नीचे गिर जाएगा या ऊपर से नीचे गिर जाएगा। इतनी टॉप पर होना चाहिए कम से कम। अच्छा, इससे ज़्यादा हो तो सर्कुलर मोशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले उसी वक्त यूज़ करेंगे जब हमको मेंशन किया हुआ हो कि आपका सर्कुलर मोशन मिनिमम एफर्ट के साथ, या कहें कि टेंशन मैक्सिमम पॉइंट पे 0 हो रहा है, या कहें कि क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ मोशन हो रहा है, तो ये फॉर्मूले यूज़ किए जाएंगे। एक और कंसेप्ट आता है जिसके अंदर हम टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। हम एक जनरल फार्मूला देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देख ले पॉइंट यहाँ पर है तो नीचे की तरफ लगेगा mg। अगर हम मान ले कि वर्टिकल का साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ऊपर लगेगा t। अगर ये mg है तो इस तरफ आना चाहिए, अगर ये भी एंगल थीटा ही बन जाएगा तो ये हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स बनना चाहिए t माइनस mg cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv² डिवाइडेड बाय r। अब ये टेंशन का मेन फॉर्मूला है, इसी का यूज करके हम बाकी फॉर्मूले डिराइव करेंगे। कंसीडर कीजिए कि हमारा पॉइंट बॉटम पोजीशन पर है, तो टेंशन एट बॉटम पोजीशन का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ये mv² डिवाइड बाय r एज इट इज रहेगा, और ये माइनस वाला टर्म उस तरफ चला जाएगा mg। और यहाँ अगर ये पॉइंट यहाँ होता बॉटम पोजीशन पे तो थीटा 0 होता, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं। तो ये फॉर्मूला बनेगा बॉटम पोजीशन के ऊपर आने वाले टेंशन का। अगर हम बात करें कि मिड पोजीशन पे कितना टेंशन आता है, अब ये पॉइंट यहाँ चला गया, देखिए जी फॉर्मूला क्या मिला, यहाँ का mv² एज इट इज है, तो ये mv² को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, और ये माइनस वाला टर्म इस तरफ जाएगा प्लस होकर। लेकिन थीटा कितना, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 है, अगर ये 90 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन एट मिड पॉइंट। अगर हम बात करें टेंशन एट टॉप पोजीशन की, ये पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया, तो बताए तो सही, अगर ये ऐसा पूरा सर्कुलर मोशन कवर करेगा तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 180। तो टेंशन का फॉर्मूला बना mv² डिवाइडेड बाय r, और cos ऑफ 180 -1 होता है, ये माइनस को प्लस कर देगा, ये प्लस वाला टर्म जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास टॉप पोजीशन का फॉर्मूला मिला mv² बाय r माइनस mg। एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन, ये ठीक है, ये टॉप पोजीशन का और ये बॉटम पोजीशन का, लोवेस्ट पॉइंट का टेंशन जिसको हम बॉटम पॉइंट कह रहे हैं, तो बॉटम पॉइंट का टेंशन और टॉप पोजीशन का टेंशन जिसको आप हाईएस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन हमेशा 6 mg के बराबर आता है। तो लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूले थे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन MHT CET 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड। हमको निकालना है एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा। जैसे ही ओमेगा हमारे सामने आता है फॉर्मूले जहन में आ जाएंगे, थीटा बाई टी। या तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो एंगल कितना कवर होगा 2π, और टाइम कितना कवर होगा कैपिटल टी यानी क्या, टाइम पीरियड यानी क्या, एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम। बात किसकी चल रही है, अवर हैंड की चल रही है। अब जरा ध्यान देते हैं, ये ओमेगा एज इट इज रहा, ये 2π एज इट इज रहा। हमको आंसर निकालना क्या में है, हमको आंसर निकालना है डिग्री पर सेकेंड, और ये 2π डिग्री में नहीं होता है, ये रेडियन में होता है, इसलिए हम सबसे पहले इस 2π को कन्वर्ट करेंगे। अब जरा बताइए, अगर घंटे का कांटा यहाँ से घूम कर दोबारा यहाँ वापस आ जाता है, ये पूरा एक अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो बताइए उसने कितना एंगल कवर किया। तो एंगल उसने कवर किया 360 डिग्री, क्योंकि हमको आंसर डिग्री में लाना है ना। और बताइए घंटे का कांटा आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लेता है, वो 12 आवर्स लेता है, और हर घंटा 60 मिनट्स का और हर मिनट 60 सेकेंड का। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डिग्री पर सेकेंड में। ये समझा 360 कैसे आया, और ये 12 आवर्स था, 12 आवर्स मतलब 12 इंटू 60 सेकेंड्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ओमेगा बन जाएगा 360 डिवाइडेड बाय ये 12 एज इट इज 60 इंटू 60, ये हो जाता है 3600। ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये 360 1 जा 360 और ये 360 10 जा हो जाएगा, तो जो बचा वो लिख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 1/12 इंटू 10, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 1/120 डिग्री पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन MHT CET 2015 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इज। हमको पता करना है डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। किसका सब्ट्रैक्शन, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, तो एंगुलर स्पीड मिनट हैंड की और एंड सेकेंड हैंड और एंगुलर स्पीड सेकेंड हैंड की, इनका डिफरेंस हमको पता करने की कोशिश करना है। ठीक है जी। ओमेगा का फॉर्मूला बता दीजिए। ओमेगा का फॉर्मूला बनता है
एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ यानी 2 पाई का एंगल कवर हुआ, और टाइम पीरियड, ये बात किसके लिए चल रही है, पहले मिनट हैंड है तो यहाँ मिनट लिख लीजिए, माइनस अब यहाँ एंगुलर स्पीड सेकेंड हैंड की तो 2 पाई बाय कैपिटल टी, वही ये कि ये किसके लिए, ये अब होगा सेकेंड हैंड के लिए। ओके अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो ये 2 पाई तो एज इट इज। मुझे बताइए मिनट हैंड अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से घूमकर यहीं वापस आने के लिए कितना टाइम लेता है, तो टाइम रिक्वायर्ड उसके लिए 60 मिनट्स, जिसको हम 1 घंटा कहते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 60 मिनट माइनस 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब सेकेंड हैंड एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, वही तो टाइम पीरियड है, वो टाइम लेता है 60 सेकेंड। मैं यहाँ ले लेता हूँ 60 सेकेंड। ध्यान रहे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे यूनिट एक सिस्टम में होना चाहिए, ये मिनट और ये सेकेंड नहीं चलेगा। तो 2 पाई, मिनट को 6 सेकेंड्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये 2 पाई एज इट इज, ये 60 एज इट इज, ये मिनट हो गया सेकेंड में कन्वर्ट, यहाँ का 2 पाई एज इट इज और यहाँ का 60 एज इट इज। ओके अब देखो कुछ कॉमन निकलेगा दोनों जगह से। अब ये सिस्टम सेम हो गया, यहाँ भी सेकेंड यहाँ भी सेकेंड। अब यहाँ से मैं 2 पाई और 60 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 2 पाई चला गया 60 चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1/60 बचा है। यहाँ से 2 पाई और 60 दोनों चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए 1 बचा है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 2 पाई बाय 60 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 60 अपॉन 60, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर ये 2 पाई बाय 60, 1 माइनस 60 एक्चुअली -59 होता है। मैं उसको मैग्नीट्यूड लेकर 59 लिख लेता हूँ, 59 डिवाइडेड बाय 60। ओके अभी हमने देखा था ये 2 पाई तो एज इट इज रहा, ये 59 भी एज इट इज रखते हैं। 60 इंटू 60 कितना होता है, ये होता है 3600। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 59, 2 1 ज़ा 2, एक बचा, 2 8 ज़ा 16, 1800। तो हमारा आंसर आएगा 59 पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angular separation between the minute hand and the hour hand of a clock at 12:20 PM is। हमको पता करना है आवर हैंड और मिनट हैंड में कितना एंगुलर सेपरेशन होगा जब टाइम 12:20 हो रहे होंगे। देखो जी मैं ऐसा करता हूँ, इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट कंसीडर दिस इज आवर क्लॉक। अगर 12:20 हो रहे होंगे तो यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट, तो मिनट का कांटा कुछ यहाँ पर होगा, ये होगा मिनट का कांटा, और ये हमारा यहाँ 12 लिखा हुआ होगा, और घंटे का कांटा इससे कुछ आगे होगा, थोड़ा सा आगे होगा। तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन, ये है आवर हैंड, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा वो हमको पता करना है। ओके जी ठीक है। अब ज़रा ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो अगर हम सोचें कि ये हमारी घड़ी है, ये हमारी क्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल तो 360 होगा, तो इतना एंगल 90 होता है, करेक्ट ना। अब हमारी घड़ी अगर 12:15 टाइम बताती तो एंगुलर सेपरेशन 90 होता, लेकिन ये यहाँ से थोड़ा सा आगे चली गई है। अब ज़रा ध्यान दें, ये 15 के बाद 20, उसके बाद 25 और ये 30, मतलब ये है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, करेक्ट ना। अगर ये पूरा 90 है तो एक पार्ट कितना होगा, अगर ये पूरा 90 है तो 90 के 3 पार्ट कर लीजिए, तो हर पार्ट कितना आ जाएगा, हर पार्ट आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर, है ना। मतलब अगर ये 90 है तो ये एक पार्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 15 से एक पार्ट आगे बढ़ा है। मतलब हमको अंदाजा ये आ रहा है कि आवर हैंड कितना, यहाँ से अगर यहाँ तक आता तो कितना एंगल कवर करता 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आता तो कितना एंगल कवर करता 30 डिग्री। तो हमारा एंगल कुछ 120 डिग्री आना चाहिए। यहाँ तक तो बहुत सारे लोग पहुँच चुके होंगे बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत बारीक है, देखें अभी हमने ऐसा कंसीडर किए कि हमारा आवर हैंड अभी भी यही 12 पर रुका हुआ है, हालांकि वो वहां रुका हुआ नहीं होता ना, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि 20 मिनट में आवर हैंड कितना आगे बढ़ा होगा, 20 मिनट में आवर हैंड कितना आगे बढ़ा होगा, इसको कैसे पता किया जाए। अच्छा अगर हम सोचें कि आवर हैंड ये पूरा एक चक्कर कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, एक चक्कर कवर कर रहा है, मतलब एंगल कितना कवर कर रहा 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा, टाइम कितना ले रहा, यहां से यहां तक जाने के लिए 12 घंटे ले रहा है। इसका मतलब एक घंटे के अंदर कितना एंगल कवर होगा,
एंगल इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कवर होने वाला एंगल कितना होगा, 12 वन जा 12 थ्री जा, तो 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल कवर करेगा। ये तो ऑब्वियस बात है, 12 से यहाँ पे 1 घंटे के बाद 1 पर आ जाएगा ना, ये कितना एंगल होता है 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल कवर हुआ। अच्छा बताइए, अगर 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल कवर हुआ तो 1 मिनट में कितना हुआ, 1 मिनट यानी क्या, 1 मिनट, 1 मिनट अगर हमको निकालना है, ये तो 1 घंटे के लिए है ना, ये 1 घंटे के लिए है 1 आवर। अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो यहां लिखना चाहिए 60 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, 1/2 डिग्री एंगल कवर करेगा 1 मिनट में। 1/2 के माने 0.5 के होते हैं, तो 1 मिनट में आधा एंगल कवर करेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहां से यहां तक कितने मिनट हो गए, तो टाइम कितना गुजर गया, टाइम गुजर गया 20 मिनट। अगर 20 मिनट टाइम गुजर गया है तो घंटे का काटा कितना एंगल कवर कर रहा होगा, 1 मिनट में 0.5 करता है, 20 मिनट में 20 इंटू 0.5 करेगा, इसका मतलब 0 यहाँ यूटिलाइज करते हैं 2 और यहाँ बन गया 5, मतलब 10 डिग्री का एंगल कवर करेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने पहले जो केस कंसीडर किया था वो कुछ ये था, ये एंगल बन रहा था 120, अब ये थोड़ा सा आगे आ गया है। अब ये एंगल हमको एक्चुअल में पता करना है, ये एंगल हमको पता करना, मुझे बताइए ये एंगल कितना कवर हुआ, 10 डिग्री, पूरा पहले कितना था 120, तो न्यू एंगल उन दोनों के बीच में अब बनने वाला एंगल कितना होगा, पुराने एंगल में से डिस्प्लेस्ड एंगल माइनस कर दो, 120 माइनस 10 मतलब 110, 110 110 डिग्री का अब एंगल वो कवर करेगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहां ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आंसर 120 डिग्री लग रहा होगा क्योंकि उन्होंने वो बारीक पॉइंट छोड़ दिया था। ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने का चांस बहुत है, जिसको आप एक तरीके से करेंगे आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन बाद में जाके कुछ और बारीकियां निकलेंगी, इसलिए ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, घर पर जाकर उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन सर्कुलर मोशन इज। हमको लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है। अच्छा बेसिक बात से शुरू करते हैं। तो हमको रिलेशन पता है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। उसी तरह हमको रिलेशन पता है लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है a इज इक्वल टू आर अल्फा। अभी फॉर्मूले दिया था हमने, अगर हम यहां से अल्फा का फॉर्मूला निकालना चाहे तो अल्फा क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ r की हमको जरूरत है, हम r की वैल्यू यहां से पता करते हैं, r कितना होगा, r होगा v डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इस r की वैल्यू को पुट कर लें तो ये a एज इट इज रहा, ये r की जगह पर मैं लिख लेता हूँ v बाय ओमेगा। अब ये ओमेगा डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा तो बन गया a ओमेगा डिवाइडेड बाय v। तो अल्फा का फॉर्मूला हमको मिल गया a ओमेगा डिवाइड बाय v। ये रिलेशन होगा लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। ऑप्शन मैच कीजिए तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ना एमएसटी सीटी 2018 में, बस रेसेंट एमएसटी सीटी का क्वेश्चन है। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया हमारे जहन में आएगा कि वहां दो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। सेंट्रीपिटल की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा, टेंजेंशियल की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही, इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन गया। हमको पता क्या करना है, द रेशो ऑफ द टेंजेंशियल टू रेडियल एक्सेलरेशन। हमको पता करना है रेशो, रेशो मतलब डिवीजन, किसका किसका, ऊपर आना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नीचे आना चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये चीज हमको पता करने के लिए कोशिश करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, यहाँ अल्फा है और हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा के टर्म में लिख सकते हैं, फॉर्मूले में आपको दे चुका हूं। ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा आर अल्फा डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी के टर्म में बताइए क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, है ना। अब ये आर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला क्या मिल गया, ये आर ऊपर जाने के बाद ऊपर से पहले ही आर अल्फा प्रेजेंट है, ये डिनोमिनेटर का आर ऊपर चला गया, नीचे वी स्क्वायर, मतलब आर और आर स्क्वायर हो जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला मिलेगा अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये होगा फाइनल रिलेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन ना बहुत मुश्किल नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चन आसान ही आएंगे इंशाल्लाह,
और ऐसे होंगे कि अगर आप एक मर्तबा पूरा सिलेबस कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए हिम्मत रखें, कोशिश करते रहें। जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस अहम हैं, इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करें। कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन बताएं। अगर आप और चाहते हैं तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसके सोर्सेस आपको दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनके बारे में क्या गलत है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी है mv²/r और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला भी है mv²/r। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो ये तो करेक्ट हुआ। कंस्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते। इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है। इसका ओरिजिन सर्कुलर मोशन को सपोर्ट देगा, ये पार्टिकल को सर्कुलर मोशन से दूर लेकर जाएगा। वो याद रखें एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर खड़ा हो तो वो नीचे देगा उसका वेट और इस वेट की वजह से ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब जैसे ये वेट का एक दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ लगता है तो जमीन उसको ऊपर की तरफ फोर्स देंगी वेट के बराबर। अब ये एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। ये बॉडी की तरफ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, उसी तरह हमारा सरफेस भी नीचे की तरफ एक फोर्स देगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होते। एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अब देखो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रही होती है, वो एक ही बॉडी पर एक्ट करेंगे। एक्ट अलोंग द रेडियस। अब ये अगर सर्कल का रेडियस है, पार्टिकल यहाँ है तो बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों एक ही लाइन पर लगते हैं, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते और हमको फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। इसलिए ऑप्शन बी को हम मार्क करके आएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही माना जाएगा। समझ गए क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये MST CT 2015 के अंदर आया है, काफी क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए टॉय कार्ट इज टू टाइड टू द एंड ऑफ एन अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है लेकिन वो अनस्ट्रेच्ड है, अभी उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं आया, उसमें अभी कोई एक्सटेंशन नहीं आया। ऑफ लेंथ L when revolved the toy cart moves in the horizontal circle। देखो पहले स्ट्रिंग इतनी थी ऐसे कि उसकी लेंथ L थी, अब हम क्या कर रहे हैं उसको यहाँ से फिक्स करके यहाँ से ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमने ये देखा, सॉरी लेंथ L थी, हमने ये देखा कि जब उसको मूव करना शुरू किया हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो उसका रेडियस हो गया 2L। अब ये एक्सटेंड हुई होंगी, पहले तो अनस्ट्रेच थी, ऐसा कि ये यहाँ से आगे बढ़ गई। अब ये कितनी लेंथ हो गई उसकी 2L। ये 2L मटेरियल ऐड होने की वजह से नहीं हुआ, जैसे स्प्रिंग खींचा जाता है ना आगे की तरफ, उसी तरह ये स्ट्रिंग खींची गई है आगे की तरफ, ऐसे कि उसकी लेंथ हो गई 2L। और अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये यहाँ से कुछ ऐसा सर्कल बना रहा होगा, उस सर्कल का टाइम पीरियड कैपिटल T है, ये कैपिटल T। if it is speeded until it moves in a horizontal circle of radius 3L। अब क्या हुआ, हमने इसको और जोर से घुमाना शुरू किया, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई यहाँ तक कि उसका रेडियस हो गया 3L, ठीक है ना। उस केस में उसका टाइम पीरियड हो गया T1। यहाँ पे टाइम पीरियड कैपिटल T था, यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया T1। रिलेशन बिटवीन T एंड T2, हमको T और T1, सॉरी क्वेश्चन लिखने में गलती हुई, T और T1 के बीच का रिलेशन निकालना है। और कहा है कि वहां पर हुक्स लॉ फॉलो किया जा रहा है, हुक्स लॉ वहां पर अभी भी फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ क्या बताता है, अब देखो बात करते हैं स्प्रिंग की। अगर हम एक स्प्रिंग कंसीडर करें, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, यहाँ पे कोई मास लगा हुआ था लेकिन उसको खींचा नहीं गया। अगर मैं इस मास को बाहर की तरफ खींचता हूं तो क्या होगा, ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, मास यहाँ आ जाएगा और इस मास को पीछे की तरफ लाने की कोशिश स्प्रिंग करेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगती है। इलास्टिसिटी आपने पढ़ी होगी, वहां पर ये फॉर्मूला आया था F इक्वल टू K टाइम्स ऑफ X। ये X क्या होता है, मीन पोजीशन से डिस्टेंस या एक्सटेंशन होता है। यहाँ के केस में क्या हुआ, जब ये दूर चला गया होगा, तो यहाँ से स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ एक फोर्स दे रहा होगा, उसको हम कहेंगे F1। और वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, KX, क्योंकि स्प्रिंग वही है तो K वही रहेगा। और एक्सटेंशन, मीन पोजीशन से ये कितना आगे बढ़ा, पहले L था बाद में 2L, मतलब एक्चुअल में इसके अंदर आने वाला एक्सटेंशन या खिंचाव 2L माइनस L मतलब L के बराबर होगा। अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या मिलेगी,
F1 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एल। अब जरा ध्यान दीजिए, ये फोर्स वो है जो हमारे पार्टिकल पर एक्ट कर रही हैं और उसको सेंटर की तरफ खींच रही हैं। क्या यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होंगी? हाँ जी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो टाइम पीरियड के टर्म में फॉर्मूला लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एल। इतना समझ गए? ठीक है जी। पार्टिकल का मास m, बताइए उस सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है 2l, मैं यहाँ 2l लिख लेता हूँ और ओमेगा को हम ओमेगा 1 लिखेंगे। ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ l। इतना समझ गए? इसको हम यहाँ रोकते हैं, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इस वाले सर्कल की। इस वाले सर्कल के लिए बात कीजिए, अगर यहाँ वाले सर्कल पर एक्सटेंशन और ज्यादा हो गया, पहले लेंथ सिर्फ l थी, अब स्पीड बढ़ाने से एक्सटेंशन हो के लेंथ हो गई 3l। क्या यहाँ पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रही होंगी? कितनी? इसको नाम देंगे F2। ये कितनी होगी? ये होंगी k टाइम्स ऑफ l के। l होगा क्या? पहले l था, बाद में 3l, मतलब चेंज इन लेंथ 2l हो गया। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा k इंटू 2l। तो दूसरी वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला? k इंटू 2l। आपको समझना है ये 2l कैसे आया, हमको एक्सटेंशन निकालना होता है ये फॉर्मूले के थ्रू। कितना एक्सटेंड हुआ? मीन पोजीशन l वाली थी, फाइनल पोजीशन में लेंथ 3l हो गई, मतलब ये कितना लंबा हुआ? पूरा 3l। इतना l तो लंबा हुआ 2l के बराबर। ये फॉर्मूला आ गया। F2 का फॉर्मूला क्या मिलेगा? m r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2kl। अच्छा जी, मास तो चेंज नहीं हुआ। अब के केस में रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया 3l के बराबर और ओमेगा को हम ओमेगा 2 लिख लेंगे इज इक्वल टू 2kl। ठीक है ना? इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। मैं यहां लिख लेता हूं उन इक्वेशंस को। तो जी, तो इक्वेशन कुछ ऐसे हैं, मैं उसको लिख लेता हूं, आप भी उसको ध्यान में रखिए। इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमको डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 क्या है? मैं लिख रहा हूं m इंटू आर की जगह क्या लिखना चाहिए? 2l इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू kl। ये तो हुई पहली इक्वेशन। इसको डिवाइड करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? m इंटू 3l इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2kl। इन दोनों को डिवाइड ही तो करना है। देखो ये दो इक्वेशन बराबर बराबर आ गए। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। ये स्प्रिंग सेम है, k कैंसिल, l कैंसिल, m कैंसिल और यहाँ का l भी कैंसिल। जो बचा वो लिख लेते हैं। तो क्या बचा? 2/3 ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। बराबर ना? अच्छा जी, ये ओमेगा 1 का स्क्वायर यहीं रखते हैं और ये ओमेगा 2 का स्क्वायर यहीं रखते हैं। ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पहले से ही 2 है और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 3/2। ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये कितना बन गया? 3/4। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 बन जाएगा √3/4 का स्क्वायर हो गया 2। हमको ओमेगा तो पता ही नहीं करना था, हमको पता क्या करना है? हमको पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t एंड t1, उनके टाइम पीरियड का रिलेशन पता करना है। तो क्या करेंगे? अब जरा ध्यान देते हैं। देखिए जी, यहाँ ओमेगा 1 यहाँ ओमेगा 2। ओमेगा को क्या मैं 2π/T लिख सकता हूँ? पहले वाले का टाइम पीरियड कितना था? t था, इसलिए मैं पहले वाले के टाइम पीरियड को T लिखता हूँ। ओके ना? समझ रहे हैं? अगर हम नेक्स्ट देखें, डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 कितना है? ओमेगा 2 वही होगा 2π और दूसरे वाले का टाइम पीरियड T1 था, इसलिए मैं T1 लिखता हूँ। यहाँ बचेगा √3/2। ये 2π कैंसिल, ये T1 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये बन जाएगा T1/T इज इक्वल टू √3/2। हमको आंसर सारे T1 के फॉर्म में है, तो बना दीजिए फॉर्मूला। T1 इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ T। इतना दूसरे का टाइम पीरियड होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसके अंदर सही रिलेशन बताया गया है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या सारे लोग इस क्वेश्चन को समझ गए? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था? इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। आपके पास और कोई क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा तो वो भी बताएं। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ऐसे कुछ टफ क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हो तो फॉर्मूले याद कीजिए, कंसेप्ट सही रखिए, लेक्चर्स को देखते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां कमेंट कर दीजिए, उसको सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2010 में पूछा गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल रोटेटेड विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। मान लेते हैं कि अगर ये एक टर्न टेबल है, इसके ऊपर कहीं एक कॉइन रखा हुआ था और ये टर्न टेबल ओमेगा स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। द कॉइन जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर। अगर उसको आप सेंटर से 4 सेंटीमीटर पर प्लेस करते हैं तो ये स्लिप होने लगता है। स्लिप कब होगा? अगर हम पार्टिकल के बारे में सोचेंगे तो पार्टिकल को सेंटर की तरफ कोई फोर्स चाहिए और साथ ही इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होंगी। कितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होंगी? इस पर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। अब ये पार्टिकल को सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स खींचेंगी? अब यहाँ पे टेबल के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा, टेबल के ऊपर जो फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे आने वाला फ्रिक्शन इसको सेंटर की तरफ लेकर जाएगा। ये पार्टिकल स्टेशनरी उस वक्त होगा जब फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर बराबर हो जाएं। अगर ये बराबर हो गए तो स्टेशनरी होगा और बस थोड़ी फोर्स बढ़ गई कि स्लिप होने वाला होगा। उसने कहा है कि अगर ये ओमेगा से घूमता है टर्न टेबल तो 4 सेंटीमीटर पर वो स्लिप होता है। अगर हम ये इक्वेशन को लिख लें तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो गई mr ओमेगा स्क्वायर के। पहले ओमेगा था, रेडियस 4 था, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, इसको सेंटीमीटर को एज इट इज रखता हूं। मास रेडियस की जगह पर 4 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इतना क्लियर? ये इक्वेशन कहां से आई? अब आगे बढ़ते हैं। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डबल, अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल कर लेते हैं तो बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी पहले वाली का डबल है। एट वॉट डिस्टेंस विल द कॉइन स्टार्ट टू स्लिप? तो हमको पता करना है R2 की वैल्यू कितनी होगी। सोचकर बताइए, यहां का टेबल चेंज नहीं हुआ, कॉइन चेंज नहीं हुआ, तो क्या वहां का फ्रिक्शन चेंज हुआ? फ्रिक्शन भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही है। अब ये स्लिप कब होना शुरू होगा? जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स और mr2 सेकेंड रेडियस और बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों जहां बराबर हो गए, बस वो स्लिप होने पर है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो कितना हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mr2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, है ना जी। ये भी फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स, इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। इसको उठाकर मैं यहां रख लूं तो m और यहां पर पहले से ही है 4 सेंटीमीटर और है ओमेगा का स्क्वायर, यहां का m एज इट इज, ये R2 एज इट इज, ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 2 इसको हम अगले स्टेप में रखते हैं। सो ये m और ये m कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा? 4 सेंटीमीटर टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू R2। हमको तो डिस्टेंस पता ही करना है। ओमेगा 2 कितना है? ओमेगा 2 है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा 2 की जगह पर मैं 2 ओमेगा लिख लेता हूं और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो कितना बच गया? 4 सेंटीमीटर टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ का R2 पता करना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, मतलब 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 टाइम्स ऑफ 4, ये 4 कैंसिल हुआ, तो R2 की वैल्यू कितनी मिली? 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम उसकी एंगुलर स्पीड डबल कर देंगे तो वो 1 सेंटीमीटर पर ही स्लिप होने लगेगा। ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में आ चुके हैं कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और एक मर्तबा सॉल्व करें। इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, उनको सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2017 का है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, हमको पता करना है उसकी टोटल एनर्जी। देखें, पार्टिकल चाहे लोवेस्ट पोजीशन पे हो, हाईएस्ट पर हो या मिड पोजीशन पे हो, लोवेस्ट पर हो, मिड पर हो या हाईएस्ट पोजीशन पे हो, उसकी टोटल एनर्जी में तो चेंज आता नहीं है। चेंज कैसे आता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल चेंज होंगी, लेकिन टोटल एनर्जी, देखें टोटल एनर्जी के ताल्लुक से पूछ रहा है। अलग अलग पोजीशन पे टोटल एनर्जी तो बदलती नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां अप्लाई किया जा सकता है, तो टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। उसने वही पूछा है, द टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशन अलोंग द पाथ, इस पाथ के साथ अलग अलग पोजीशन पर टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है? नहीं, इंक्रीज नहीं होती। इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज कहा जा सकता है, डिक्रीज भी नहीं होती, मे इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए, मैं इसको एक मरतबा चेक कर लेता हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन ना इज इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इज कंजर्व्ड होना चाहिए। यहाँ पे इज कंजर्व्ड होना चाहिए, तो उसकी एनर्जी कंजर्व्ड होगी, उसकी एनर्जी कंजर्व होगी। इंक्रीज कभी नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती। इंक्रीज या डिक्रीज के ताल्लुक से वही कंफ्यूज है। हमको तो पता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर एनर्जी कंजर्व होती है, इसलिए हम कंजर्व वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो देखो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्चुअल है। आप अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, कंसेप्ट समझ लेंगे,
कोई मुश्किल नहीं है एग्जाम क्रैक करना। तो लेक्चर देखते रहें, कंसेप्ट रिवाइज करते रहें, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2018 का क्वेश्चन है। ए मास अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग क्रॉसेस टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन ए वर्टिकल सर्कल। अगर ये वर्टिकल सर्कल मान लेते हैं तो एक मास ना टॉप पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, यहां से गुजर रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल बन जाती है, यहां आ जाती है, मतलब मिड पॉइंट पर आ जाती है, तो हमको पता करना है क्या, हमको पता करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है v² डिवाइड बाय r। हमको पता कहाँ का करना है? हमको पता करना है मिड पोजीशन का। तो हम वेलोसिटी कहाँ की यूज करेंगे? मिड पोजीशन की। मिड पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी और उसका स्क्वायर, और रेडियस तो जी कांस्टेंट ही होता है r। अच्छा जी, मिड पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको याद होगा √3rg होता है, और √3rg का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। √3rg का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3rg डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये r कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू बचेगी 3g। तो मिड पॉइंट के ऊपर हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू 3g होना चाहिए। ओके, समझ गए क्वेश्चन ये? तो आंसर 3g होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये एमएसटी सीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट हाईएस्ट पोजीशन टू दैट एट द लोवेस्ट पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर है तो आपको पता करना है रेशो किसका किसका रेशो? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का रेशो पता करना है। कहाँ की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट हाईएस्ट पोजीशन, तो हाईएस्ट पोजीशन की एंड लोवेस्ट पोजीशन की, इन दो काइनेटिक एनर्जी का रेशो आपको पता करने की कोशिश करना है। बड़ा आसान फॉर्मूला जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दीजिए, हाफ mv²। लेकिन वेलोसिटी कहाँ की आएंगी? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, और फॉर्मूले के अंदर v² होता है। नीचे में लोवेस्ट पॉइंट के लिए लिखता हूं हाफ m वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट का स्क्वायर। समझ गए? हाफ नंबर है, कैंसिल हो गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मास तो चेंज नहीं हुआ, वो भी कैंसिल हुआ। अब अगर हम बात करें कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का फॉर्मूला √rg है, और √rg का वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो √rg का स्क्वायर, और नीचे आएगा लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है? यहाँ वेलोसिटी 5rg होती है, पार्टिकल लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर है, तो मैं यहाँ √5rg लिख लेता हूँ क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, और फॉर्मूले का स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचा? rg अपॉन 5rg। rg कैंसिल, तो क्या बचा? 1/5। 1/5 यानी क्या? 0.2। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ जाएगा? 0.2। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे सर्कुलर मोशन की वो क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में आ गए हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद वाला लेक्चर हमारा रोटेशनल मोशन के ऊपर है। हम रोटेशनल मोशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक और लेक्चर लेंगे जिसके अंदर दोनों के टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको समझ आया है तो मुझे बताइए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बताइए। आपको लेक्चर कैसा लगा, हमारी सीरीज कैसी लगी? हम इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ओके, मैं आपके कमेंट्स का, रिप्लाईज का, डाउट का वेट कर रहा हूँ। आप लोग रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप मेहनत करें, वीडियो बार बार देखें, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन क्वेश्चन को दोबारा करें, फॉर्मूले खास तौर पे ध्यान में रखें। ठीक है ना? तो चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।